तो बेटा आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्टिविटी 1.9 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। पहली थी हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। दूसरी हमारी जो थी डीकम्पोजिशन थी। आज हम लोग कुछ और जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन आंसर है, उसको पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इसको। आज जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले हम लोग आज पहले क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के बता दे रहा हूं, लेकिन उसके डायरेक्ट आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। तो एक बार चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और इसकी एक्टिविटी क्या है। तो मैं आपको बेटा पढ़ के बताता हूं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। A solution of substances X is used for whitewashing. Name the substances X and write its formula. Write the reaction of the substances and name it. ये कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है हमारे पास X, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए व्हाइट वॉशिंग। अब जहां व्हाइट वॉशिंग आएगा आप समझ जाओगे कि व्हाइट वॉशिंग किसे कहते हैं। हमने आपको बता रखा है पहले से, क्विकलाइम को कहते हैं। क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो इन्हीं ने पूछा है वो कौन सा सब्सटेंसेस है जो एक्स इन्हीं ने बताया है। कहने कि एक सब्सटेंसेस है जो एक्स है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए व्हाइट वॉशिंग पे। तो व्हाइट वॉशिंग का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। तो आंसर देखिए, पहला है द सब्सटेंसेस एक्स विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम, ठीक है। जो हमारा एक्स सब्सटेंसेस है उसे बोलते हैं क्विक लाइम। और क्विक लाइम बोल दो या सिर्फ लाइम बोल दो, दोनों एक हैं। क्विक लाइम बोला तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम को बेटा हम लोग बोलते हैं CaO। क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं। फिर इन्होंने उसके बाद बोला है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड विच वी यूज इन दी व्हाइट वॉशिंग। व्हाट ही आस्क्ड नेम द एक्स सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें एक्स क्या है हमारे पास, इसमें जो एक्स है हमारे पास वो है कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है। पहला आ गया। दूसरा कहा है इन्होंने जो हमारा एक्स सब्सटेंसेस है, जो हम लोग को मालूम चला है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करनी है वाटर के साथ। चलो ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए, CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, या आप क्विक लाइम भी बोल लो या सिर्फ लाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से जैसे ही रिएक्ट कराया तो बना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोल दो या स्लेक्ड लाइम बोल दो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, एक ही चीज है। नाम कई हैं इसके, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, स्लेक्ड लाइम। तो ये रिएक्शन भी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे। तो इन्होंने पूछा था एक्स सब्सटेंसेस कौन सा है, उसका फॉर्मूला कौन सा है, अगर उसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक, खत्म, इतना पार्ट खत्म। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। अरे कुछ नहीं है इसमें हम लोग ने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था आपने मेरे साथ। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर रहे थे, उसमें कौन कौन सी गैसेस बन रही थी, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ज्यादा कौन सी बन रही थी इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन ज्यादा बन रही थी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि कौन सी गैस कलेक्ट हो रही थी, उस दो गैस का नाम बताइए और किसके कंपैरिजन में कौन सी ज्यादा थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वन टेस्ट ट्यूब, एक जो टेस्ट ट्यूब थे उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हमारी कलेक्ट हो रही थी, ठीक है, वन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में। बिकॉज वाटर गेट हाइड्रोलाइज, भैया इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने में क्या हो रहा था,
वाटर ही को तो तोड़ रहे थे, वाटर का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये वाटर क्या हुआ हमारा, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस टूट गया, टू रिलीज, टूटने के बाद वो दो गैसेस देने लगा, टू रिलीज, कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दिया, हेंस हेयर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन gas is released, hence the amount of hydrogen gas collected would be double than oxygen। और हमने वहां पे देखा था कि हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी नहीं थी जितनी क्वांटिटी हमारी हाइड्रोजन की थी। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा था, इलेक्ट्रिसिटी दी थी, वाटर को स्प्लिट किया था, और वाटर स्प्लिट होने के बाद हमारे पास टेस्ट ट्यूब में दो गैसेस बना रहा था, और दो गैसेस में से सबसे गैसेस ज्यादा कौन सी थी, हाइड्रोजन थी। क्यों थी, क्योंकि वाटर ही लिया था सॉल्यूशन पूरा, और इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हमारा कौन सा सॉल्यूशन था, एक्वस था वो भी। तो इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के। तो ये भी आपका हो गया लगभग, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, दो पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन सा, डीकंपोजिशन सॉरी पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सर किसी को सरका के उसकी जगह पे आ जाना, करेक्ट, किसी को सरकाया उसकी जगह पे खुद आ गए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करके, कहते नहीं है डिस्प्लेसमेंट करके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं सरका के आगे आ जाना। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए अभी इन सबको छोड़िए, यहाँ देखिए, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है और सी है साथ में। ए अकेला है और प्लस के बाद दो एलिमेंट एक साथ है बी सी। अगर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये ए डिस्प्लेस कर देगा बी वाले को, बनाएगा एसी, और बी बेचारा बाहर निकल आएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक को सरका के दूसरा आ जाना। तो ए बी, अब बी सी की जगह बी डी होता, कुछ भी होता, अभी वो हम रिएक्शन से समझेंगे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब समझ गए, when one element displaced by the another element, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पहले हम एक्टिविटी बताएंगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की सारी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए आप अपने बुक में बेटा एनसीईआरटी में सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बना है, मैं इधर आ जाऊं, देखिए ऐसा डायग्राम बना है, ठीक है। ये हमारा है स्टैंड, इससे एक लगा हुआ है टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर दो कीले डुबोई हैं, कीले जिसको बोलते हैं ठोकते हैं कील, कील को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन नेल, ठीक है। ये स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कौन सा सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है जो कि 10 ml है, ठीक। फिर हमने यहां से स्टैंड में एक डोरी बांधी और उस डोरी के अंदर दो आयरन नेल ऐसे उस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट कर दी, अच्छे से इमर्स्ड कर दी, डुबो दिया, ठीक है। इसको आयरन नेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेटा होता है इसको बोलते हैं आयरन नेल, आयरन नेल यानी कि आम भाषा में मैं कहूं कील, ठीक है। कारपेंटर वगैरह कील का काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं पूरे को टेस्ट ट्यूब। ये बेटा स्टैंड होता है और ये थ्रेड आया है, और ये अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 बोलते हैं, ठीक है। क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास। सर करना क्या है इस एक्टिविटी में, क्या है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप देखिएगा उसमें क्या पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा हमारे पास, टेक 2 आयरन नेल, इसमें तो 3 लिखा है, टेक 2 आयरन नेल क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको दो आयरन नेल कीले लेनी है, उसको रब करना है सैंड पेपर से, रेगमाल से, ठीक है। दोनों में क्या करना है आपको, दोनों में आपको क्या करना है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, देखिए मैं ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए आपको दो आयरन नेल लेनी है, आयरन नेल यानी कि कील लेनी है, अच्छे से घसना है उसको, घिसना है, किससे घिसना है, रेगमाल। रेगमाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैंड पेपर कहते हैं,
ठीक है, अच्छी बात है सर। फिर क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, एक को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया, एक को हमने ए माना, एक को हमने बी माना। रिदम चल रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। एक को ए, एक को बी। बी वाले को हमने बोला, बी वाले को हमने बोला कि बी वाले में जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसके अंदर जो आयरन नेल होगी, कील, उसको हम बी वाले को 20 मिनट रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरे वाले को क्या करना है, दूसरे वाले को उसके कंपैरिजन में ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है। 20 मिनट तक के उसको डुबो के रखना है। बी वाले के अंदर का मिनट जो दिया है, टाइम जो दिया है, वो 20 मिनट तक के रखना है कॉपर सल्फेट के अंदर को मिला के। एक ए टेस्ट ट्यूब, एक बी टेस्ट ट्यूब। बी वाले के अंदर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर कील यानी कि आयरन नेल को 20 मिनट तक के डुबो के रखना है। किसके कंपैरिजन में, ए वाले के कंपैरिजन में रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल आपको निकाल लेनी है। फिर आपको उसका चेक करना है, कलर कैसा होगा कॉपर का, ठीक है, फिर इसका कलर कैसा होगा। फिर कंपेयर करना है कलर के बाद, इसमें एक जो अलग रखी थी उस पे क्या असर हुआ, और जो 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखी थी उसका क्या हुआ, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कील यहाँ रखी हमने, एक कील यहाँ रखी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कील है, ठीक है, आयरन नेल है, ऐसा समझ लीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ा यूं होती है और यहाँ से थोड़ी नुकीली होती है, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब हमने इसको 20 मिनट डुबो के रखा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को एक ही में आप ले लिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। वैसे दिखाने के लिए एनसीईआरटी में आपका, ठीक है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, इसमें एक बेटा होगी रिएक्शन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन नेल का Fe, आयरन को कहते हैं, सिंबल होता है Fe। सॉल्यूशन कौन सा है अंदर, कॉपर सल्फेट, कितना है 10 ml। तो इसमें रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पढ़ कौन सी रही है, डिस्प्लेसमेंट। एक्टिविटी किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। कैसे, तो देखिए आयरन नेल, इसको क्या बोलते हैं, आयरन, ये आयरन नेल है हमारा, मान लीजिए, ठीक है, मान के लिए है सर। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये क्या दे रहा है, ये Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है, खिसका दे रहा है, अभी मैंने बताया था। और SO4 के साथ मिलके बना रहा है FeSO4, और Cu बेचारा अकेला हो जा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और सुनिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि बेटा हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि FeSO4 Cu को ही क्यों सरका रहा है, SO4 को क्यों नहीं सरका रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा इसमें एक इस चीज को गौर किया गया है, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी हो, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम है, एक ऐसी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। हाईली वाले लेस वालों को डिस्प्लेस करके भगा देते हैं। तो कौन से हैं सर इसमें से, तो रिएक्टिविटी सीरीज जानना जरूरी है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं जानते तो आप किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि यहाँ FeSO4 को ही करे, Cu को ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अब सुनिए, पहले हम बाद में इसके बारे में फिर से बताएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है एक तरीके की जिसके अंदर मेटल हो, ठीक है, या नॉन मेटल हो, उसके अंदर वो ये करते हैं कि एक मेटल ऐसा होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि कुछ दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि कुछ के मेटल के पास टेंडेंसी ज्यादा होगी, हाईली रिएक्टिव होंगे, और कुछ मेटल जो डिस्प्लेस हो जा रहे होंगे यानी कि वो लेस रिएक्टिव होंगे। सर कैसे, देखिए यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये याद करनी है आपको, ठीक है। कई तरीके से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, कई तरीके से याद कर सकते हैं इसको। इसको याद करने के फ्रेजेस अलग अलग हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे कई चीजें होती है, काली ने, ठीक है, काली एक कोई नाम है, काली ने, ठीक है, काली, काली एक आदमी का नाम है, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हो, केदारनाथ, ऐसे भी याद कर सकते हो, अलग अलग नाम है, आप जैसे याद करना चाहो, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली, ऐसे भी याद करते हो, बहुत चला है आजकल, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। या काली ने, ठीक है, काली ने, वो हम नहीं बताएंगे आपको क्योंकि थोड़ा सा फनी है, ठीक है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, ठीक। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। याद करने के लिए आपको ये पूरा लर्न होनी चाहिए। और याद रखना, ये जो बेटा हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, इसके ऊपर रखे हुए जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे रखे हुए वाले मेटल या नॉन मेटल जो भी हो, वो कैसे होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इधर वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और सर इधर वाले, इस तरफ वाले जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। सर हाईली रिएक्टिव का मतलब यानी कि तगड़ी पावर होती है उनके पास, दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, कहते हैं चल निकल, ठीक है, और ये बेचारे निकल जाते हैं, ठीक। तो इनके पास ज्यादा अच्छी होती है रिएक्टिव, रिएक्टिव यानी कि ये हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ बच्चे होंगे जो क्लास में जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चे बेचारे ठंडे से बेचारे मान लेते, कहते हैं ठीक है सर आप बैठ जाइए मेरी सीट पे, कहते हैं हाँ चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे हमने कहा Fe ने Cu को ही क्यों डिस्प्लेस करा। अब देखो इसमें से Cu कहाँ आ रहा है और Fe कहाँ आ रहा है। Fe पहले है तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया, तो Fe ये है हमारा Fe, ठीक है। और Cu कहाँ आ रहा है, Cu ये है, तो Fe अब Cu को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के ऊपर रखा है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। इतना याद कर लो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। भैया ऊपर वाला हम लोग को डिस्प्लेस करता है, नहीं करता है, नीचे वाले कहाँ कर पाते हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन से रखे ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखो Fe है और Cu नीचे है, तो यानी कि Fe यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कंबाइन किससे करेगा, SO4 से, और बनाएगा Cu अलग निकल आएगा, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो आयरन नेल है जब कॉपर को डिस्प्लेस करता है बेटा, तो एक ब्राउनिश कलर का डिपॉजिट हो जाता है, ये ब्राउनिश कलर जाके डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि जब Fe और ये Cu है, ये Fe है, ये मेरा हाथ Fe और ये Cu, जब Fe Cu को डिस्प्लेस करेगा तो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट का मतलब इसके ऊपर कोटेड चढ़ जाएगा, लेयर चढ़ जाएगी जो कि ब्राउनिश कलर की होती है। और उसके बाद जब ये जाके Fe Cu को डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस करने पे ये ब्राउनिश कलर का देगा, ब्राउनिश रेड कलर होता है, किसी में ब्राउनिश लिखा होता है, ठीक है। और ये जो CuSO4 होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि बेटा Cu की वजह से ही ब्लू कलर आता है, ब्राउन निकले जा रहा है, वो तो डिस्प्लेस करने पे डिपॉजिट होगा तब ब्राउनिश रेड आएगा। लेकिन CuSO4 में ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि Cu की वजह से होता है, इसकी वजह से ब्लू कलर आता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब इसके साथ सल्फेट है, तो सल्फेट भी बेचारा इतना ज्यादा नहीं होता है, इसका कलर ज्यादा डार्क होता है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की वजह से ब्लू कलर आता है, ठीक। और ये जो बेटा कलर होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जितने भी कैटाइन एनायन हो सब के सब कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैटाइन एनायन होते हैं जिनका कलर
होता है। और मैंने कहा था कौन कौन से थे, एक Fe2+ था, Fe3+ था। तो Fe2 वाला कौन सा था, लाइट ग्रीन, या ग्रीन लिख दो या लाइट ग्रीन लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, लाइट ग्रीन। और ये कैसे कलर का निकलेगा बेटा, यहां पे जो दिखने लगेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो हमें लाइट ग्रीन दिखने लगेगा। ये दिखेगा ब्लू, ए वाला जो दिखेगा वो ब्लू होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है। और डिस्प्लेस करने के बाद किस सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट को। और कॉपर सल्फेट में किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू। किसकी वजह से होता है, कॉपर की वजह से ब्लू कलर आता है। और ये जो होगा बेटा, ये कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। लाइट ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कैटायन एनायन और 3 वाले याद करने हैं, 3 कैटायन 3 एनायन आपको याद करना है। ये हो गया, डिस्प्लेस कर दिया। सर कोई और रिएक्शन, हम ले लेते हैं Zn+ CuSO4 ले ले, CuSO4। अब बताइए, जिंक कॉपर सल्फेट को, यहाँ पे Fe था, CuSO4 यहाँ पे जिंक ले लिया, क्या जिंक CuSO4 को डिस्प्लेस करेगा, जिंक 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 कहाँ आता है इसमें, जिंक ऊपर आता है, और Cu कहाँ आता है, नीचे आता है। हाँ सर कर देगा, ऊपर है ना तो नीचे वाले कर देगा। तो ये बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे आप लोग डिस्प्लेस करना सीख लिए। जब तक ये नहीं याद तो कुछ नहीं याद। और एक चीज बेटा और सुन लिए, मैं इसको रफ कर दूं, एक चीज बेटा और सुन लिए, यहां से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। ये हाइड्रोजन था और ये Fe तो था, ठीक है। ये वाले जो बेटा हमारे पास, और ये वाले जो बेटा, और ये वाले मेटल, ठीक है, ये वाले मेटल, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सब होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले सब होते हैं, लेकिन इसके पास ज्यादा ही टेंडेंसी होती है रिएक्ट होने के लिए, क्योंकि इनका नेचर देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली भी देखा, और लैब में बहुत सारे जब रिएक्शन करते हैं तो देखा गया है कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, कैसा है, हाईली रिएक्टिव है। ये वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और ये वाले बेटा जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये वाले सर अभी तो आपने हाई रिएक्टिव बताया था, अरे हम ये हाइड्रोजन के ऊपर रखे वाले तो सब हाईली रिएक्टिव है, लेकिन इनके कंपैरिजन में बता रहे, ये थोड़े से ज्यादा होते हैं और ये जो होते हैं लेस होते हैं। और ये क्या बनाते हैं बेटा, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, एक चीज याद रख लिएगा, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं बेटा, ये बनाते हैं, ये लेस तो होते ही हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे। और ये वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले सभी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले सिर्फ 3 लेस होते हैं, किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं बेटा हमारे पास, ये वाले जो होते हैं, ये जो होते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा, लीस्ट लीस्ट के मतलब बहुत ही कम होते हैं। और ये कभी भी ये वाले एलिमेंट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये याद रखिएगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब वो Fe हो, Zn हो। अब मान ली हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर कोई ऐसा आ जाए, ठीक है, मान ली कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए कि CuSO4 को, ठीक है, अगर हम Zn लिख दे यहाँ पे, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया कि सर क्या सर अब डिस्प्लेस हो जाएगा, तो पहले CuSO4 अब Zn, तो क्या Cu Zn को डिस्प्लेस कर देगा, Cu कहाँ है, Cu ये है, और Zn कहाँ है, Zn ये, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो बेटा इसको नोट करिए आप लोग। फिर इसके बाद हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं, लेकिन एक चीज हम आपको और बता दे रहे बेटा, हम आपको पढ़ के याद रख लिएगा, इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहते हैं। और बाकी आपका बेटा इसमें और भी कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अब इसको नोट करिए। फिर आगे हम बताते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, आपके पास जो आया है नेक्स्ट, जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट सर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जिसमें से सिर्फ एक चीज डिस्प्लेस हो,
ठीक। और डबल का मतलब क्या हो, जो दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो, सिर्फ एक तरफ से ना हो। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक तरफ से, एक तरफ एक ए था और एक तरफ दो कंपाउंड थे बी सी, तो उसमें से दो थे और एक था, तो एक वाला दूसरे में से दो में से एक को डिस्प्लेस कर दे रहा था। समझिए देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट में, ये था एक तरफ ए था और दूसरी तरफ बी सी था, तो ए जो था वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से किसी एक को डिस्प्लेस कर रहा था, तो बना रहा था ए सी और बाहर निकाल दे रहा था बी। ये सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये यानी कि एक ए था और ये बी सी था, इधर दो चीज थी इधर एक चीज था, तो उसको लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। अब डबल का मतलब हो जो इधर से भी डिस्प्लेस हो और इधर से भी, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों की तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो इक्वली, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट की हमने रिएक्शन बेटा, देखिए एक्टिविटी 1.10 बताते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, ए बी से माना था, ए बी, इधर भी ए बी दो एलिमेंट, प्लस सी डी दो। अब एक ए जो होगा ये इसका डी ले लेगा, और ये जो सी होगा, ये जो बी होगा ये इसका सी ले लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को यही कहते हैं when both the two elements from RHS and LHS, जितने भी हमारे RHS हो LHS हो, दोनों साइड की तरफ उन दोनों का इक्वली डिस्प्लेसमेंट हो, और उसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इधर दो हो इधर एक हो, या इधर दो हो या इधर एक हो, तो उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और ये डबल है, दोनों तरफ से हो रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। 1.10 में आपको पढ़ के बता रहा हूं बेटा, डायग्राम नहीं बना, आप अपनी डायग्राम देख लीजिएगा। देखिए लिखा है बेटा, आप 3 ml आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 3 ml सोडियम क्लोराइड लेना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, और दोनों को मिक्स कर देना, कुछ नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में 2 टेस्ट ट्यूब बने हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है सोडियम सल्फेट, एक में लेना है बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, जो कि एक्वस है। एक्वस यानी कि पानी होता है, एक्वस का मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है किसी में पानी मिलाना, और एक्वस मतलब ही पानी होता है। BaCl2 एक्वस है, ठीक है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एग्जाम्पल है? तो देखिए Na2SO4 Ba और Cl2, ठीक है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो और ऐसे ज्यादा मजा आएगा आपको। मैं आपको दिखा दूं, इसको मैं जरा हटा दूं, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए Na के ऊपर होता है +4, सल्फेट के ऊपर होता है -4, बेरियम के ऊपर होता है प्लस, क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस। तो ये पॉजिटिव इसका माइनस लेगा और ये पॉजिटिव इसका माइनस लेगा, तो Na2 और Cl2, इधर भी 2 इधर भी 2, तो कॉमन 2 ले लेंगे तो 2NaCl आ जाएगा। बचा क्या, BaSO4 आ गया आपके पास। ये एक तरीके की हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, इधर भी दो चीजें इधर भी दो चीजें, या आप इसको आयनिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। आयनिक क्यों बोले, क्योंकि इसके ऊपर आयंस प्रेजेंट है। आयंस किसे कहते हैं, आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको बोलते हैं आयंस या आयनिक बोल सकते हो। आयंस प्रेजेंट है इसके ऊपर, और ये रिएक्शन हो रही है, तो इसको अब बोलेंगे आयनिक रिएक्शन, नॉट आयंस रिएक्शन, आयनिक बोलेंगे। तो ये आयनिक रिएक्शन बोलो या डबल डिस्प्लेसमेंट बोलो। देखो इधर भी डबल इधर भी डबल, क्यों है ना, इधर भी डबल इधर भी डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ये इसको आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और आयनिक रिएक्शन बेटा बहुत ही फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि इनको मालूम है कि मेरा इधर निगेटिव जी रहा है, इनको मालूम है मेरा इधर पॉजिटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इनको मालूम है मेरा इधर निगेटिव है, इनको मालूम है इधर मेरा पॉजिटिव है, दोनों खटाखट जाके दोनों की मंजिल सामने जुड़ जाएंगे। और ये बहुत ही जो रिएक्शन होती है बेटा, आयनिक रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, क्योंकि दोनों को सामने सामने अपना टारगेट दिख रहा है, बस जाके चिपकना ही तो है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या आयनिक भी बोलते हैं।
और ये इतनी तेजी से होती है 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर होती है, जो कि एक बड़े से डब्बे कंटेनर के अंदर होती है, हमको दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत तेजी से होती है। अब सुनिए इसमें ऑब्जर्व क्या करना है। ये जो बेरियम सल्फेट बना है बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। ऐसे अभी आप नहीं समझेंगे ये व्हाइट कलर क्यों कहा, क्योंकि आप जब लैब में इसका आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। ये व्हाइट कलर का होता है और ये जो बेरियम सल्फेट होता है बेटा, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये दोनों जब मिलाएंगे, जब ये बनता है तो ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल को हम लोग अच्छी भाषा में कहते हैं पीपीटी। व्हाइट कलर तो था और क्या बना, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो पार्ट पूरी तरीके से मिक्स ना हुआ हो, सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल का मतलब जैसे कि आपने कोई पानी लिया, पानी में आपने शक्कर डाली, घोला, ठीक है, वो शक्कर घूमते घूमते नीचे बैठ गई, पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुई। मिक्स नहीं हुई उसी को बोलते हैं पीपीटी बोल दो, ठीक है, या इनसॉल्युबल बोल दो। पीपीटी प्रेसिपिटेशन, इनसॉल्युबल जो पार्ट नहीं हो। और यहाँ पे हमने सॉलिड लिखा, भैया सॉलिड ही चीज इनसॉल्युबल होती है या पीपीटी होती है, सॉलिड वाली चीजें, भैया सॉलिड वाली चीजें ही तो इनसॉल्युबल होंगी। जो सॉलिड होगा वो नीचे बैठ जाएगा बस, और ये एक्वस NaCl बन जाएगा। ये हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस का मतलब यहाँ पे इधर Cl कितने थे, 2, इधर Na कितने थे, 2, तो 2 इधर 2 इधर, आगे 2 लिख दिया, 2 Na और 2 Cl एक्वस आ गया। बस इसमें ये ऑब्जर्व करना था। और क्या ऑब्जर्व करना था, इसका कलर व्हाइट पीपीटी। इसी का दूसरा एग्जांपल हमने एक और लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसको किससे मिला दिया, NaCl से, सोडियम क्लोराइड से मिलाया, तो हमने क्या मिला, Ag प्लस, NO3 माइनस होता है, Na के ऊपर प्लस का होता है, Cl के ऊपर माइनस, बस खटाखट खटाखट बस जाके जुड़ जाएगा, AgCl NaNO3 बन जाएगा। AgNO3, Ag को सिल्वर कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, Na को सोडियम कहते हैं, Cl को क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। ये AgCl, ये भी, इसका भी कलर जो होता है बेटा व्हाइट कलर का होता है, ये भी पीपीटी बनता है। सॉलिड क्यों लिखा, क्योंकि भैया सॉलिड वाली चीजें ही डिसॉल्व नहीं होती हैं, और ये निकल आएगा, ठीक है। अब आप देखना बेटा, अब आपके पास आएगा एक रिकॉल एक्टिविटी आएगी, रिकॉल एक्टिविटी 1.2 आएगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी हिंट दे रहे हैं कि बताइए, आपने इतना सब कुछ पढ़ डाला तो बताइए क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। रिकॉल एक्टिविटी में पूछ रहे, तो मैं रिकॉल एक्टिविटी आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। उसमें बस आपको बेटा ये जानना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। देखिए लिखा है, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट। जब आप मिक्स करोगे सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट को किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो जो पीपीटी बनेगा वो किस कलर का होगा और रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। इन्होंने कहा लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, ये लेड नाइट्रेट होता है, लेड को कहते हैं PbNO3 को कहते हैं नाइट्रेट। अब ये बैलेंस करके लिखा है तो ये पूरा PbNO3 ऐसे लिखा है क्योंकि ये बैलेंस है, ठीक है। अभी बैलेंस नहीं, इसको जो लिखा है ये चीज बैलेंस है, अभी पूरी रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड सेकेंड नाइट्रेट है हमारा, और ये पोटेशियम, के को कहते हैं पोटेशियम, आई को कहते हैं आयोडाइड कहते हैं। जब इन दोनों के सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका कलर कैसा होगा, अगर कलर जो भी आए तो ये रिएक्शन क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट P माइनस K प्लस माइनस क्या बना प्लस, ये प्लस सॉरी यहाँ लिख दे रही यहाँ माइनस, ठीक है। ये प्लस जाके इस नेगेटिव से, ये प्लस इस नेगेटिव से, देखिए क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है। और ये बैलेंस करके बेटा लिखा है, और इसको बैलेंस अगर आप सही से करोगे, 2 यहाँ पे 2, ठीक है, ठीक है, देख लो चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा लेड आयोडाइड। Pb को कहते हैं लेड और I2 को कहते हैं आयोडाइड। I2 जो है आपकी बुक्स में लिखा होता है हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन को कहते हैं जितने भी हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब के सब उसको कहते हैं हैलोजन।
और हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैलाइड। आपकी बुक में हैलाइड लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हैलाइड का मतलब ही होता है हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट्स का प्रोडक्शन करने वाले एलिमेंट, नमक बनाने वाले एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन कहाँ पाए जाते हैं? 17 ग्रुप में पाए जाते हैं, और उसमें आपको लिखा है जब हैलाइड, हैलाइड का मतलब शॉर्ट फॉर्म में है हैलाइड, पूरा अगर बोलेंगे तो हैलोजन। हैलोजन किसे कहते हैं? जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हैलाइड्स होती हैं, और इसको हैलोजन भी बोलते हैं। नाम कही है, काम एक ही है। और ये जो बनेगा लेड आयोडाइड, ये कैसा होगा? ये भी बेटा पीपीटी बनेगा। जब आप केमिस्ट्री लैब जाओगे तब आप अच्छे से देखोगे। और ये किस कलर का होगा? ये येलो कलर का होगा, येलो कलर का होगा। लेड आयोडाइड कैसा होगा? येलो कलर का। और आपको इसका कलर तो आसानी से बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 3 कैटाइन और 3 एनाइन, याद कर लो। बाकी सब कलरलेस, चाहे वो कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, तब तो आप निकाल सकते हो ना। ये पीपीटी कैसा हो जाएगा? ये पीपीटी हो गया। ये भी प्रेसिपिटेट, यानी कि ये भी हमारी रिएक्शन कौन सी है? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका कलर कैसा है? इसका कलर येलो है। कौन पीपीटी बना? लेड आयोडाइड पीपीटी बना। ये रिकॉल एक्टिविटी थी बेटा आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता है? चलिए देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बात पढ़ा है, अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो, लॉस और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का लॉस हो। इसका उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी 1.11 करके देखते हैं, क्या ये ऑक्सीडेशन है? क्या ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी है 1.11, ये ऐसा एक डब्बा रखा है, एक प्लेट कह दो। अब केमिस्ट्री पढ़ ले तो भैया अलग अलग नाम लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा चाइना डिश, ठीक है। एक शीशे की तश्तरी होती है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। ये चाइना डिश है, और जिसके नीचे रखा है वो एक जाली जैसा है। जाली देखा हार्डवेयर की दुकान पे जैसे जाली वगैरह नहीं मिलती, खिड़की वगैरह में लगाते हैं कि हवा भी आती है, छोटे छोटे इसमें छेद भी हो पैनल, इसको कहते हैं वायर गॉज, ठीक है, वायर गॉज कहते हैं। और ये जो बेटा है ये दिखाई दे रहा है, ये डंडे दो, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे, मेरा मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्राइपॉड है ये स्टैंड लगाने के लिए। और ये नीचे से जो आग दे रही है शमा नहीं है बेटा, ठीक है, शमा नहीं है, बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर जैसे कि स्पिरिट लैम्प, घर पे लैम्प वगैरह होते हैं, वैसी केमिस्ट्री लैब में पतला सा छोटा सा लैम्प रखा होता है। अब नीचे से हमने यहाँ से कि इसकी डंडी है लैम्प की, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से खटक करके खोला, आग निकली। इस चाइना डिश के अंदर क्या रखा है? इस चाइना डिश के अंदर रखा है हमारा कॉपर पाउडर रखा है। ये क्या रखा है यहाँ पे? यहाँ पे रखा है कॉपर, ये तो लिखना भूल ही गए थे, कॉपर पाउडर रखा है। एक बार देख ले कि कॉपर पाउडर ही है ना, कॉपर पाउडर रखा है। यहाँ पे क्या रखा है? कॉपर पाउडर, हाँ ठीक है, कॉपर पाउडर। तो इन्होंने कहा है आपको चाइना डिश ले ली है, चाइना डिश में कॉपर पाउडर रखना है, कॉपर पाउडर के बाद आपको उसको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला? तो चलिए देखते हैं। कॉपर पाउडर है, कॉपर लिया, ठीक है। अब भैया हीट कर रहे हो, जला रहे हो किसी को, तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी। हमने बताया था जहां जहां कंबशन, कंबशन का मतलब जलाना, जहां जहां कंबशन होगा, जहां जहां जलाने की बात होगी, वहां वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, वहां वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो Cu को अगर हम ऑक्सीजन से जलाएं, रिएक्ट करें, जलाएंगे जब Cu को, तो ऑक्सीजन तो होगी। और ये हम हीट कर रहे हैं बेटा, ये हीट का सिंबल होता है जिसको डेल्टा आप लोग बोलते हो। और ये हीट लिखा है, चाहे हीट बोल दो चाहे ये बोल दो, ठीक है, चाहे ये बोल दो। अब देखो यहाँ पे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। ये बैलेंस किया है बेटा, क्योंकि दो ये हैं, दो ये थे, तो दो तो हमने यहाँ पे लगा दिया आगे, दो ऑक्सीजन, लेकिन कॉपर भी दो काउंट के करे जाएंगे, तो इसलिए हमने दो आगे भी लगाया।
तो यहाँ पे जो बेटा हम लोग को मिला है कॉपर को, ये जो इसके अंदर इस प्लेट के अंदर कॉपर पाउडर जो था नीचे से हमने हीट करा, बाहर की ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आया, तो ये कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना ली, कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड जो होता है बेटा वो एक तरीके का ब्लैक कोटिंग होता है। ब्लैक कोटिंग समझते हैं? एक जब कॉपर पाउडर रखा हो और नीचे से हीट कर रहे हो, हीट करते करते बाहर के एटमॉस्फेयर से जैसे ही ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आएगा वैसे इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। किसकी लेयर जम जाएगी? कॉपर ऑक्साइड की। और कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर बनती है उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या बोलेंगे? उसको लिखेंगे ब्लैक कोटिंग। ब्लैक कलर की एक कोटिंग चढ़ा ली, एक लेयर बन गई, कोटिंग बन गई ब्लैक कलर की। तो इन्होंने पूछा था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन गई। सर ये ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों बनी? क्योंकि भैया ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन जाके कॉपर में ऐड हो गई, जिस वजह से इसने क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट क्या थी? खुला हुआ थी चाइना डिश, नीचे से जला रहे थे, अगल बगल थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ना होती तो बर्न ना होता, बर्न हुई वैसे इसने COUO बनाया और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक कोटिंग। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ब्लैक कलर की एक कोटिंग एक लेयर बना लेता है। ठीक है सर, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन और लॉस का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जो यहाँ पे गेन हो रहा था ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नीचे कर दो गेन ऑफ हाइड्रोजन, और जो चीज लॉस हो रही थी उसको कर दो ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। सर रिडक्शन का मतलब तो रिड्यूस होना होता है, वो रिड्यूस नहीं है यहाँ पे बेटा, हम भी यही समझते थे, रिड्यूस होना नहीं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन। इसका वैसे वर्षा कर दो, इसका उल्टा कर दो। जो चीज यहाँ पे गेन हो रही है, गेन तो लिखेंगे, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, बोर्ड ना गिर जाना। ठीक, समझ में आया? अब इन्होंने कहा जो आपकी ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग जो बन गई है, अगर उसी में थोड़ी सी हम हाइड्रोजन गैस पास कर दे तो क्या होगा? ये जो बनी है इसी में अगर हम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लगा दें यूं करके H2 करके, तो क्या होगा? चलिए नीचे दिखाते हैं। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग थी, हाइड्रोजन गैस पास कर दी हमने यहां से, हाइड्रोजन गैस जैसी पास करेंगे तो ये बनाएगा H2O ऑक्सीजन। देखिए ये चीज, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का बढ़ना, सप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे Cu जो था वो ऑक्सीजन को गेन ही तो कर रहा है, Cu ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तभी तो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे Cu क्या कर रहा है? ये जो Cu ऑक्सीजन को टेक कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है देखिए यहाँ पे। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना। ठीक, अब देखिए दोबारा देखिए, अब रिडक्शन में क्या है? रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए और ऑक्सीजन का लॉस। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन क्या गेन कर रही है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को गेन कर रही है, इसका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, इसी का रिवर्स रिएक्शन को इसी को रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर बनाएगा और ये Cu बनाएगा। जब बेटा ये Cu बनाएगा तो ये जो कलर होगा, ये जो Cu कलर होता है ये ब्राउनिश कलर का होता है, एक ब्राउनिश कलर का होता है, इसको नोट कर लो। जब ये कलर यहाँ से जब ये हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस पास करने पे इसमें क्या होता है? जो हमारा CuO की जो कोटिंग होती है वो टर्न्स हो जाती है ब्राउन कलर में और इसी को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना, वो टर्न होके क्या हो जाएगी? रिवर्स रिएक्शन। और ये जो बेटा आएगा ये आपका ब्राउनिश कलर का बनेगा। जब हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वाटर बनाएगा और Cu, और ये जो Cu निकलेगा ये ब्राउनिश कलर का निकलेगा। ये सब आप लैब में जब जाओगे एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वैसे लेकिन आपको ये याद भी रखने हैं, कुछ कलर्स हैं याद रखने हैं आपको। ठीक है,
ऐसे सोच में मत पढ़ो, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसको, इसके बाद बेटा एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, पहले देख लिया आप, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आपको कुछ और चीजें भी बता रहे हैं यहाँ पे, एक चीज नोट कर लिएगा यहाँ से कि याद रखिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये होता है जब ऑक्सीजन का गेन होता है रिएक्शन के टाइम, ठीक है। जब ऑक्सीजन का गेन होता है रिएक्शन के टाइम तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, और जब हमारा कोई भी सब्सटेंसेस लूज करता है ऑक्सीजन तो उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड बोलते हैं। जब ऑक्सीजन का गेन होता है, जब ऑक्सीजन को गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं, जब कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को गेन करेगा, हासिल करेगा, ऑब्टेन करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज। और जब वही ऑक्सीजन अपने सब्सटेंसेस कोई भी ऑक्सीजन को लूज करेगा, दूर हटा देगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हासिल नहीं कर पाएगा तो उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड, REDUCED। जब ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम, कोई भी सब्सटेंस है जब गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, और जब कोई सब्सटेंसेस लूज करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम तो उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड बोलते हैं, ठीक है। इतना था बस आपका। अब इसके बाद बेटा आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन आती है, रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब दोनों को कंबाइन कर दोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब दोनों को कंबाइन कर दोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, व्हेन कंबाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसको नोट करो पहले।